हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 के थर्ड चैप्टर का ये 16वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समाकलन के प्रयोग। लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको समाकलन क्या होता है और समाकलन किसी भी फंक्शन का समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समाकलन का फिजिक्स में क्या प्रयोग है, हम लोग समाकलन का क्यों प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं। समाकलन का प्रयोग जो है, समाकलन का प्रयोग हम लोग ग्राफिकल मेथड के द्वारा, यदि कोई ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ के द्वारा अक्ष के साथ क्षेत्रफल निकालना है कि कोई ग्राफ अपने अक्ष का जो अपने अक्ष के साथ है वो कितना एरिया बॉन्ड कर रहा है। मान लो अपने पास कोई ग्राफ है इस तरह का और इस ग्राफ का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है कि ये ग्राफ एक्स अक्ष के साथ कितना एरिया को इनक्लोज कर रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हैं। कि मान लो कोई ग्राफ जो है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक जाता है, यहां से ये से शुरू हुआ और इस तरह से ये ग्राफ क्या हुआ, गया। अब हमें यहां पर इस रंगे हुए भाग का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो समाकलन के प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ के कहीं भी जाकर एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, इस तरह का एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। इस छोटे से स्ट्रिप की लंबाई इन्फिनिटेसिमल मतलब बहुत कम होना चाहिए, ये वाला एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने क्या ले लिया, dx। इस छोटा सा स्ट्रिप क्या हो गया, dx। मान लो इसका कोई ये है y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन क्या दिया हुआ इस ग्राफ का, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये से b के बीच का जो ये एरिया बॉन्ड हो रहा है उसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो मैं बोला इस ग्राफ पे एक छोटा सा पार्ट लेना। इस छोटे से पार्ट का मैं मान लिया कि ये चौड़ाई कितना है, dx। dx जो है वो बहुत छोटा है, लगभग क्या कर रहा है, टेंड्स जीरो कर रहा है। जीरो नहीं है लेकिन लगभग क्या है, टेंड्स टू जीरो कर रहा है। और ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस समय यदि यहां पर इसका ऊंचाई बोलूं तो ये कितना हो जाएगा, y मान लिया वेरिएबल, सब जगह y का मान अलग अलग होगा। तो यहां से हम लोग इस छोटे से स्ट्रिप का यदि एरिया लिखना चाहें तो छोटे से स्ट्रिप का एरिया जो होगा dA बराबर वो कितना होगा, क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया y और चौड़ाई कितना हो गया dx। तो यहां पर y इंटू क्या लिख देंगे, dx। dA जो होगा वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो गया y इंटू dx। ये तो स्मॉल स्ट्रिप का क्या हो गया, क्षेत्रफल प्राप्त हो गया हमें। इसके आगे हम लोग हमें इसका क्या करना है, पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये छोटा सा एरिया आ गया, ऐसे ऐसे ही हम बहुत सारे स्ट्रिप बना दें और सभी स्ट्रिप का एरिया को क्या कर दें, जोड़ दें। ये dx लंबाई का बहुत सारा क्या कर देंगे, स्ट्रिप बना देंगे और इस सभी स्ट्रिप को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यही जोड़ने वाली प्रोसेस ही क्या कहलाता है, समाकलन। समाकलन के मतलब होता है जोड़ना, यही जोड़ने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, समाकलन। तो इस छोटे छोटे स्ट्रिप को जोड़ दे तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, समाकलन किए। कहां से dx को ये से लेकर कहां तक जोड़ दिया, b तक, तो यहां पर हो जाएगा ये से b तक, और इधर भी से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये, और ये हो जाएगा y इंटू dx। ये से कहां तक, b तक, ये से कहां तक हम समाकलन कर देंगे, b से। तो यहाँ y बराबर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो इसको एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये से b एफ एक्स इंटू dx। तो आपके पास यदि कोई ग्राफ दिया और उस ग्राफ का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है,
तो उस ग्राफ के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समाकलन का सहायता ले सकते हैं। आइए इस चीज को एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग जानते हैं कि समाकलन का प्रयोग करके क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लो अपने पास एक ग्राफ है, इधर एफ का ग्राफ है, एफ मतलब फोर्स, और इधर होता है एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। एफ एस ग्राफ हो गया, और ये इस तरह से सरल रेखा में जा रहा है। एफ एस ग्राफ किस तरह से जा रहा है, सरल रेखा में। और ये एफ जो है वो किसका फंक्शन है, तो एफ मान लो 2x के बराबर है। एफ किसके बराबर है, 2x के बराबर है। इस ग्राफ का नाम जो हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो एफ बराबर 2s हो गया, मतलब s के साथ वेरी कर रहे हैं ये। जैसे जैसे s का मान बढ़ेगा एफ का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मैं बोलूंगा कि यहां से वर्क डन ज्ञात कीजिए, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इस ग्राफ से क्या ज्ञात करना आपको, किया गया कार्य। तो आप लोग को देखना कार्य के बारे में पढ़ाया गया होगा। वर्क कार्य का सूत्र होता है W इंटू एफ है। W बराबर एफ इंटू एफ डॉट एस। W बराबर क्या है, एफ डॉट एस। यहां दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा दिया हुआ है कितना है, 0 डिग्री है, कि एफ और एस जो वर्क कर रहा है दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो W बराबर एफ एस हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, मैं बोलूंगा कि इस ग्राफ की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो यदि एफ एस वक्र दिया है और एफ एस वक्र से हमें कार्य निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे जिसका लंबाई क्या है, ds, और ये 0 से मान लो कितना तक जा रहा है, 5 मीटर तक। तो इस पर हम एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट क्या ले लेंगे, ds। इस ds को क्या करेंगे, और ये क्या हो गया, f, ये लंबाई को f लिख दिए, और ये छोटा सा स्ट्रिप क्या हो गया, ds। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है, f, और विस्थापन इस छोटे से स्ट्रिप के लिए क्या हो गया, ds, और ये एरिया क्या दे देगा, वर्क दे देगा। यदि एफ एस वक्र दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कर्व का डिस्प्लेसमेंट अक्ष के साथ जितना भी एरिया को कवर कर रहा है वो एरिया निकाल देंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखो, ये छोटा सा वर्क यदि हम dw माने तो dw बराबर क्या होगा, f इंटू एस। यहां s की जगह क्या है, ds है, इसका क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर dw को इंटीग्रेट कर देंगे और इधर भी f इंटू ds। अब f का वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो ये कहां से कहां जा रहा है, s 0 से 5 तक जा रहा है। तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w। इधर f का वैल्यू देखो, एक f है एक ds है, तो दोनों को सेम वेरिएबल में लिखना पड़ता है। तो यहां पर f का वैल्यू यहां से रख दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 0 से 5, 2 इंटू 2s इंटू क्या, ds। अब s का समाकलन ds के रिस्पेक्ट में, x का समाकलन dx के रिस्पेक्ट में बताया था मैं, x स्क्वायर बाई क्या होता है, 2। यहां पर w बराबर हो जाएगा 0 से 5 तक जाएगा, निश्चित समाकलन है। 2s का इंटीग्रेशन होगा 2s स्क्वायर बाय 2, और 0 से कहां तक, 5 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2 से 2 कट गया, तो w बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस कितना, 0 का स्क्वायर। तो यहां से w बराबर हम क्या निकाल देंगे, 25 जूल। यदि वर्क यहां फोर्स जो है वो न्यूटन में दिया हुआ है और ये किस में दिया है, मीटर में, तो वर्क का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो इस तरह से हम लोग समाकलन के प्रयोग करके क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। किसी भी कर्व का, कोई भी कर्व दिया है और उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से समाकलन का प्रयोग करके। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं।
मान लो अपने पास y बराबर साइन एक्स का वक्र दिया हुआ है। y बराबर किसका वक्र दिया हुआ है? साइन एक्स का। इस तरह से आपको बताया था साइन एक्स का वक्र ऐसे होता है। इधर यदि हम x ले, इधर क्या ले? y, तो ये होता है +1 और ये होता है क्या? -1। इसका पीरियड होता है 2 पाई, तो ये हो गया पाई और ये होता है कितना? 2 पाई। मैं बोलूंगा इस वक्र द्वारा 0 से, इस वक्र द्वारा 0 to पाई के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस वक्र द्वारा घेरा गया 0 से पाई के बीच में क्या ज्ञात करना है आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सेम प्रोसीजर यहां भी वही लगाना है क्या, कि मान लो अपने पास यहां पर कहीं पर भी जाके एक क्या ले लेना है? छोटा सा स्ट्रिप। इस पर छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, इसका फंक्शन क्या है? dx मान लिया मैंने। अब ये वाला भाग, ये क्या हो गया? y हो गया, और ये क्या हो गया? dx। तो इस छोटे सा स्ट्रिप का यदि मैं क्या इस पतले से स्ट्रिप का एरिया निकालने बोलूं, क्षेत्रफल निकालने बोलूं, तो अब क्या करोगे बताओ? तो डी बराबर लंबाई गुना चौड़ाई लिखोगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा? y, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? dx। हमें ये डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूरा का क्षेत्रफल चाहिए। तो अभी मैं बताया यदि वक्र दिया है और पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको क्या कर दो? समाकलन कर दो। तो समाकलन करेंगे तो इधर भी डी हो जाएगा और इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये y dx हो गया। यहां पर लिमिट कहां से कहां तक निकालना है? 0 से पाई, मतलब dx कहां से कहां तक जा रहा है? तो 0 से पाई तक जा रहा है। अब ये हमें एरिया निकालना है। dA का समाकलन क्या हो गया? ये इधर देखो 0 से पाई, अब एक y और एक x है, तो y का x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? y का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। तो यहां पर y का वैल्यू पुट कर देगा तो यहां क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा, sin x इंटू dx। अब इसका तो हमें क्या इंटीग्रेशन आता है। sin x का इंटीग्रेशन में बताया था क्या होता है? माइनस cos x। और लिमिट कहां से? 0 से पाई तक। लिमिट कहां से? 0 से पाई तक गया हुआ है, तो यहां से ये बराबर हो जाएगा, अपर लिमिट रखेगा तो माइनस cos पाई और माइनस और ये माइनस cos 0। यहां पर देखो ये बराबर हो जाएगा माइनस और इंटू -1 और माइनस माइनस +1। cos 0 का मान 1 होता है और cos पाई का मान -1 होता है। तो यहां से माइनस और माइनस 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो कितना यूनिट एरिया हो जाएगा इसके द्वारा घेरा गया? तो 2 यूनिट एरिया यहां घेरेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्राफ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ को क्या कर सकते हो? समाकलन ज्ञात कर सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। समाकलन का प्रयोग हम लोग कोई भी वेरिएबल चीज को जोड़ने के लिए करते। वेरिएबल चीज को क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए करते। समाकलन के मतलब ही होता है जोड़ना। समाकलन के मतलब होता है जोड़ना। जैसे मैं मान लो कि आपके पास इस तरह से एक छड़ दिया हूं और इस छड़ की लंबाई मान लो दे दिया हूं मैं L। क्या दे दिया हूं? L। एक छड़ है, इस छड़ की लंबाई मैं क्या दे दिया हूं? L। और मैं आपसे बोलूं कि इस छड़ का जो द्रव्यमान है, मतलब m जो है, वो फंक्शन है किसका? x का, और वो इस तरह से m बदल रहा है। m बराबर मान लो m बराबर x² के टर्म में बदल रहा है। मतलब जैसे जैसे हम लोग दूरी इसके मूल पॉइंट से जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे तो उसका द्रव्यमान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और ये मान लो L बराबर दे दिया है आपके पास 2 मीटर। क्वेश्चन समझना फिर से। यदि मान लो एक छड़ है, इस छड़ की लंबाई कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। और ये बोल रहा है कि इसका जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का जो फंक्शन होगा वो x का फंक्शन है। x का फंक्शन करने का मतलब कि जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे
एम और एक्स के बीच का ग्राफ यदि खींचेंगे तो ये पैराबोलिक मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे तो इसका द्रव्यमान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका द्रव्यमान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां पर बोलूंगा कि छड़ का द्रव्यमान क्या होगा। छड़ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। छड़ का क्या ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से समझे ना। एक छड़ है, छड़ की लंबाई कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। कहता है इसका जो द्रव्यमान है वो किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, और एम जो है वो एक्स स्क्वायर के टर्म में बदला है। जैसे मैं यहां से 0 पर रहूंगा तो इसका द्रव्यमान यहां पर क्या हो जाएगा, 0। यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जाओगे तो वहां क्या हो जाएगा द्रव्यमान, तो 1 का स्क्वायर। 2 पर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते जाते हैं तो इसका द्रव्यमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो बोल रहा है इस छड़ का टोटल द्रव्यमान कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो m है वो एक्स स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है। मतलब जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे, वैसे इधर जाएंगे तो ये द्रव्यमान इसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे वस्तु का इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर x दूरी पर जाके एक छोटा सा क्या ले लेंगे, स्ट्रिप लेंगे, dx। x दूरी पर जाकर क्या कर लेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। यहां पर केजी पर मीटर के टर्म में दिया हुआ कि m जो है वो x केजी पर मीटर के टर्म में है। मतलब 1 मीटर का जो लंबाई है वो कितना है, इस तरह से है। अब हम यहां पर आपको पूछें कि टोटल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे टोटल द्रव्यमान। तो यहां पर इस छोटे से भाग का क्या ज्ञात कर लो, द्रव्यमान ज्ञात कर लो। तो यहां पर छोटे से भाग यहां से यहां तक की जो m जो है वो किसका फंक्शन, एक्स स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इस दूरी को, ये इन्फिनिटेसिमल दूरी है, बहुत कम दूरी है। तो इस छोटे से भाग का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू डी एक्स। m इंटू डी एक्स, 1 मीटर का m है तो यहां पर कितना हो जाएगा, dx मीटर का m इंटू डी एक्स। तो ये छोटे से भाग का क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस छोटे से एलिमेंट का द्रव्यमान यदि मैं लिखूं तो m का वैल्यू एक्स स्क्वायर और इंटू dx। अब हमें टोटल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो टोटल द्रव्यमान के लिए इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। कहां से, 0 से लेकर 2 मीटर है ना, तो 0 से 2 मीटर तक कर दो। तो ये dm का द्रव्यमान हो गया m, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 और 0 से 2। इसको समाकलन कर दो, तो समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा ये, तो 2 का पावर 3 माइनस 0 बाय 3। तो m बराबर जो होगा वो कितना होगा, 8/3 kg। तो इस तरह से टोटल द्रव्यमान हम इसका क्या कर सकते हैं, इस छड़ का ज्ञात कर सकते हैं। तो समाकलन का प्रयोग करके हम इस तरह के प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथम। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है लॉगरिथम, आइए जानते हैं उसको भी। आज बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करते हैं ताकि अगले चैप्टर से मैं, अगले क्लास में मैं आपको काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन दे सकूं, रियल फिजिक्स शुरू करूं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे, गणित पढ़ रहे थे। ये गणित का जरूरत हमें पड़ेगा कहां, आगे फिजिक्स पढ़ने में। तो ये आज लास्ट लेक्चर होगा आपका। आइए इसमें हम लोग जानते हैं आगे लॉगरिथम क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लघु गणक। क्या कहते हैं, लघु गणक। इसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं। यदि y बराबर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट है a⁴x, तो यह कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पर देखो चर पे पावर, सॉरी कांस्टेंट पे पावर क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट पे पावर क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं चर घातांकीय फंक्शन। क्या कहते हैं, चर घातांकीय फंक्शन।
जब कांस्टेंट पे पावर क्या हो, वेरिएबल। तो इस तरह के फलन को हम लोग क्या कहते हैं, चर घातांकीय फलन। यहां पर इस चर को जो घातांक में था उसको एलिमिनेट, मतलब उसको स्वतंत्र करना है घातांक के चर को। तो हम लोग स्वतंत्र करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ एक फंक्शन आया लॉग, एक ऑपरेटिंग क्या है, एक ऑपरेशन आया लॉग। इस लॉग को कहीं भी लगाओ तो इसको ऐसे लगाते हैं लॉग। यहां पर लॉग वाई हो गया, तो इधर भी क्या हो जाता है, लॉग ये पर पावर एक्स। और यदि हम यहां पर बेस लगाते हैं ये, तो यहां पर ये स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतंत्र। मतलब इसको यदि स्वतंत्र करना है, x बराबर लिखना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लॉग जो बेस रहता है वो बेस में आ जाता है, और यहां पर क्या आ जाएगा, y। मतलब y इक्वल टू क्या हो, a टू दी पावर x। तो हम इस चीज को लॉग के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू लॉग y विथ बेस। उसी तरह से मान लो जैसे y बराबर 3 टू दी पावर x है, और यहां पर x को चर जो घातांक है, घातांक से क्या करना है, हमें हटाना है। तो हम x बराबर क्या लिखेंगे, तो उसको लॉग के टर्म में लिखेंगे। और यहां पर आधार कितना है, 3, तो इसको लिख देंगे लॉग आधार में, इसका ये आधार कहलाता है। लॉग आधार में 3 आ गया और ये y हो गया। इस 3 को हम लोग क्या कहेंगे, लॉग का आधार कहेंगे। लॉग का क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और इस y को हम लोग क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। y को हम लोग क्या कहते हैं, कोणांक। इसको हम लोग आर्गुमेंट भी कहते हैं, कब, इंग्लिश में। तो ये y कोणांक कहलाया, और 3 को क्या कह दिया मैंने, आधार। और एक क्वेश्चन देख ले, जैसे y बराबर आपके पास 3 टू दी पावर x हो, सॉरी x मान लो y इक्वल टू e टू दी पावर x, क्या हो, e टू दी पावर x। यहां पर x को हम लोग क्या करना चाहें, स्वतंत्र करना चाहें, तो x को स्वतंत्र करने के लिए क्या कहेंगे बताओ, तो x बराबर हो जाएगा log y, और यहां पर आधार कितना है, e, तो ये हो गया x इक्वल टू log y विथ बेस e। तो इस तरह से हम लोग log के टर्म जान सकते हैं। हम लोग के पास जो पढ़ने हैं वो log के दो आधार के साथ ज्यादा टर्म आता है। एक होता है log x विथ बेस 10, और दूसरा जो होता है log x विथ बेस e। एक हो गया log x विथ बेस 10, और एक हो गया क्या, log x विथ बेस e। एक आधार जो होगा 10 हो जाएगा, और एक क्या होगा, e। यही दो हम लोग के लिए log में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, यही हम लोग को जानना है। और यहां पर log x विथ बेस e को हम लोग ln x भी लिखते हैं, नेपियर लॉ कहलाते हैं, ln x। कहीं पर भी आपको ये लिखा मिल जाए log x विथ बेस e, ये ln x, इसको हम लोग ln x के रूप में क्या करेंगे, जानेंगे। और दोनों में जो रिलेशन होता है वो ध्यान देना। log x विथ बेस 10 जो होगा, सॉरी मान लो कहीं पर ln x है, क्या है, ln x, या तो log x विथ बेस e, और इधर हमें लिखना है 10 के टर्म में, log 10 के टर्म में। तो log 10 के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये होता है 2.303 log x, और विथ बेस क्या आता है, 10। तो इस तरह से ln x को आप क्या कर सकते हो, log x में बदल सकते हो, किसमें, 10 के टर्म में। तो ये रिलेशन जरूर याद कर लेना। लॉगरिथमिक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को आप याद कर लें। पहला फॉर्मूला है लॉग, यहां पर आधार यदि 10 दिया हो या e दिया हो उससे दिक्कत नहीं, बस वही 10 और e का ध्यान रखना। मान लो यहां पर कुछ नहीं दिया, तो इसको आधार क्या मान लेंगे, 10। और log m इंटू n के टर्म में दिया, मतलब आर्गुमेंट दो राशि का क्या है, गुणनफल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, गुणनफल वाले टर्म को अलग कर दो, log m प्लस log n। और यहां पर कुछ नहीं दिया है तो उसका आधार आप क्या मान लेना, 10 है। log में कुछ भी नहीं दिया है आधार में, तो उसका आधार हम लोग क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। दूसरा फॉर्मूला है log का, कि log यदि m बाय n के टर्म में, log m बाय n बराबर क्या होगा,
तो यहां पर इसके बराबर हो जाएगा log m और माइनस log m। कुछ आधार नहीं दिया तो आपको क्या मानना है, समझ में आ रहा है ना। तीसरा log m पे पावर n क्या हो, log m पे पावर n हो तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं n log m, n log m। उसके बाद एक और फॉर्मूला यूज में आता है कभी कभी कि log m और यहां पर a पर पावर n हो, आधार पे पावर कितना हो, n हो, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/n log m और विथ बेस ये। आधार पे पावर n होगा तो डिवाइड हो जाएगा और आर्गुमेंट पे पावर n रहेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लॉग में पढ़े। बाकी गणित वाले को बहुत डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है, हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के लिए इसे पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में इसका प्रयोग होगा, उस समय ये सारे फॉर्मूले आपको जरूरत पड़ सकते हैं। तो ये था बेसिक मैथमेटिक्स। आगे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ फॉर्मूले हम लोग जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये लॉग का इंफॉर्मेशन था, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 9th 10th में जो पढ़ लिया होगा वो हम नहीं पढ़ाएंगे, यहां पर कुछ सूत्र पढ़ाते हैं। जैसे एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, इस तरह के फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना। इस तरह से आए साइन ए तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला है यूज के लिए आपके पास, वो है साइन ए माइनस बी। ये सभी फॉर्मूले याद रखना। साइन ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब यहां पर प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा और यहां माइनस रहेगा तो यहां भी माइनस, और दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं। यदि आपको मान लो बोल दे कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, साइन 15 का मान। तो साइन 15 का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, 15 ज्ञात करने के लिए 2 तरीके, एक तो है 45 माइनस 30, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और दूसरा तरीका क्या है तो साइन 60 माइनस 45 डिग्री। 15 का मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। अब क्या करना है, इसको ये मान लो और इसको क्या मान लो, बी। ए के जगह 45 डिग्री और बी के जगह कितना है 30 डिग्री। तो यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का क्या होता है बताओ। साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस ए का वैल्यू कितना 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री। समझ में आया। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2 ये तो आता है, माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 2√2 एलसीएम, ऊपर में बचेगा √3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा किसका मान, साइन 15 का मान। अच्छा साइन 45 का मान मैं निकालना चाहूं तो भी ऐसे ही कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप यहां पर इस तरह से साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला का प्रयोग करके क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो कोई मान, या कोई क्वेश्चन दिया है तो वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं रिड्यूस्ड करने के लिए, घटाने मतलब कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए। एक और सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी। कॉस है तो यहां पर कॉस से शुरू होगा, कॉस के लिए यहां पर किससे शुरू करेगा, कॉस से, और यदि यहां प्लस रहेगा तो यहां पर क्या देंगे माइनस, और इधर हो जाएगा साइन ए साइन बी। उसी तरह से चौथा फॉर्मूला भी याद कर लेना। यदि आपके पास कॉस ए माइनस बी के टर्म में हो, ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लेना। तो यहां पर इसका सूत्र लिखेंगे कॉस ए साइन, कॉस से ही शुरू होगा तो कॉस ए कॉस बी, और यहां माइनस रहेगा तो यहां पर क्या ले लेंगे प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया इसका कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का क्या सूत्र।
कुछ और त्रिकोणमिति सूत्र है जो अपने प्रयोग में आता है, आइए देखते हैं। एक होता है हाफ एंगल सूत्र। हाफ एंगल सूत्र अर्धकोण सूत्र। जैसे यहां पर मान लो sin 2x दिया है, तो हाफ एंगल सूत्र में sin 2x को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद कर लेना। sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x। यदि आपके पास sin x हो तो sin x को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 sin x/2 cos x/2। यहां पर हाफ एंगल सूत्र इसको क्यों कहते हैं, ध्यान दो। यहां पर 2 था तो यहां पर एंगल में देखो 1 हो गया, यहां पर x था तो यहां x/2 हो गया। यदि आपके पास ऐसे रहता sin 3x और इसका हाफ एंगल सूत्र लिखता तो क्या करते, तो 2 से मल्टीप्लाई करते, साइन लिखते, और 3x का आधा कितना होता है, 3x/2, फिर cos लिखते हैं और 3x/2। यदि आपके पास sin 4x रहता और इसका हाफ एंगल सूत्र यूज करना पड़ता तो क्या करते हैं, तो इसका हाफ एंगल सूत्र क्या हो जाएगा, 2 sin 2x, 4 का आधा कितना 2, तो यहां 2 हो गया और ये हो गया cos 2x। तो ये सूत्र आप जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत जगह ये फिजिक्स में प्रयोग में आता है, आप इसे जरूर याद रखें। और क्वेश्चन और देखते हैं, त्रिकोणमिति के सूत्र में हाफ एंगल सूत्र एक और आता है, एक आता है cos 2x। cos 2x, तो cos 2x का सूत्र जो होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का जो हाफ एंगल सूत्र है वो cos स्क्वायर x माइनस क्या है, साइन स्क्वायर x। इसी को आगे हम लोग सॉल्व किए हैं। cos को क्या लिखा मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये cos साइन के टर्म में, साइन और साइन 2 साइन हो गया। उसी तरह से cos के टर्म में लिखना है तो इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये सूत्र डिराइव हुआ। यदि मैं बोल दूं cos स्क्वायर x का हाफ एंगल सूत्र लिखें, तो cos स्क्वायर x का हाफ एंगल सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। मतलब एंगल में क्या कर देना है, जो यहां रहेगा उसका आधा कर देना है। बात समझ में आया। तो ये था sin x और cos x का हाफ एंगल सूत्र। तो ये आपको यहां तक ये त्रिकोणमिति सूत्र याद रखना है। अगले चैप्टर में मैं लेकर आऊंगा काइनेमेटिक्स, मतलब शुद्ध गतिकी, और उसी के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।